8. असमर्थ दाता। पठन से पूर्व। हमारे देश में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याएं पनपती हैं। भीख मांगना भी एक ऐसी ही समस्या है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने की बजाय सड़कों पर 2 रोटी जुटाने को घूमते हैं। ऐसी ही बच्ची की मार्मिक कहानी पढ़िए, जो बीमार माँ और अपना गुजारा करती है। बापूजी, बापूजी। हैं? यह क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 9-10 साल की मैली कुचैली लड़की मेरा कुर्ता पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। बापूजी, 1 पैसा, मेरी माँ अंधी, वह कहती जा रही थी और मैं उससे पिंड छुड़ाने के लिए कुछ बहाना सा ढूंढ रहा था। हट जा, दूर हो। इस तरह अपनी रंजीदगी तो जाहिर की, लेकिन यह साहस नहीं हुआ कि उसे झकझोर कर आगे बढ़ जाऊं। अपनी जेब टटोलते हुए बगल वाली पान की दुकान की ओर बढ़ा। भाई, 1 अन्नी के पैसे दोगे? पान से पानी को झाड़ता हुआ तमोली बोला, जनाब, पान खाओ तो दूं भी। भाई, चाहे ना दो, पान तो मैं खाता नहीं। वह बेचारी यह सुनकर अपनी याचना की संभावित निष्फलता से मुरझा सी गई, पर शायद बिल्कुल निराश हो चुकी थी। इतने में उसकी 5-7 सहचारियां, जो अपनी अपनी पैनी निगाह से हमदर्द राहगीरों को ताड़ लेने में माहिर जान पड़ती थीं, मेरे चारों ओर खड़ी हो गईं। आने जाने वाले कई संभ्रांत सज्जन और खोमचे वाले भी मेरी इस कमजोरी पर तरस खा रहे थे। वाह, आज तो खूब फंसा। मैं उन्हें फटकारने ही वाला था कि उस बालिका ने जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा बापूजी, फिर सही, और अपनी उन सहचारियों की गिद्ध दृष्टि को उंगली के इशारे से किसी दूसरी ओर बटाया। चलो, बला टली। मैं तेजी से अपना रास्ता तय करने लगा। अरे, तू फिर आ गई? मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई। नहीं बापूजी, उन्हें धोखा देकर आई हूँ। अब तो मैं अकेली हूँ। तो क्या? मैंने कहा, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, भाग जा। अब उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी कातर आंखें गीली सी हो आईं। मेरी माँ परसों से बीमार है। दुहाई बापूजी, 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा। गिड़गिड़ाती हुई वह लड़की दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गई। हैं? यह क्या? एक हाथ से अपने को छुड़ाते हुए मैंने दूसरे हाथ से 1 अन्नी निकाली। ले, अब आइंदा तंग मत करना, मैं तो खुद गरीब हूँ, कहा और चल पड़ा। न जाने क्यों पैर तो आगे बढ़ते थे, पर मन का उनसे संबंध न था, मानो काठ के बने बनाए हों। ओह, मुझसे तो ऐसा ना हो सकेगा। बेचारी लड़की का एकमात्र सहारा, उसकी अंधी माँ पर क्या बीतती होगी। गर्म पानी का भी मिलना उसके लिए आसान नहीं। मैंने मुड़कर देखा तो वह लड़की बिल्कुल ओझल नहीं हुई थी। सड़क के किनारे वाले नाले को पार करके गंदी गली में घुसने ही वाली थी कि मैंने आवाज मारी, लेकिन वहां तक मेरी वह ऊंची आवाज न पहुंच सकी। आखिर बदबू वाले उस वातावरण को चीरता हुआ सा मैं छलांग मारकर उसी गंदी गली की ओर बढ़ा। अरे ओ, खड़ी रहो। सुनते ही वह बालिका सहम सी गई। क्या है बाबूजी? लड़खड़ा कर उसने पूछा। मैं भी इधर ही जाऊंगा, एक काम है। चंगा जी। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलने लगा। मोड़ पर भुजिया की दुकान से उसने 2 पैसे के चने खरीदे और साथ ही चुटकी भर नमक भी मांग लिया। कुछ और तो नहीं लेना? मैंने पूछा। नहीं, बाकी पैसे और काम में आएंगे, गंभीर होकर उसने कहा। हम आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक निकटवर्ती झोपड़ी की ओर लड़की ने संकेत किया। बापूजी, माँ वहीं है। उसमें? उस अर्धंग मड़ैया में? उसमें तो हम 5 साल से रहते हैं, बालिका ने कहा, मानो बहुत ही साधारण बात हो। उस झोपड़ी में चिथड़ों के ढेर में से कराहने की आवाज आ रही थी। माँ, जरा मुंह तो निकाल, देख कौन खड़े हैं, लड़की ने जोर से कहा। बिना मुंह निकाले ही वह उठकर बैठी। कौन है? मानो चिथड़ों का ढेर ही बोल उठा हो। सिर में दर्द तो नहीं है? मैंने पूछा। ना बाबूजी, सिर्फ देह जैसे जली जाती है। अब उसने मुंह बाहर किया। अपने सामने एक सफेद पोश आदमी को खड़ा हुआ देखकर पहले तो हक्की बक्की सी हो गई, फिर संभल कर उसने कहा, सुखो, इन्हें इस नरक में क्यों ले आई? नहीं, मैं खुद ही आ गया।
कहते हुए मैंने उसके कपाल पर अपना हाथ रखा। अब तो बुखार उतर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। यह सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, शायद चने चबाती हुई सुखिया के सुदूर भविष्य की चिंता से, या क्यों भगवान जाने। क्या तू कोई काम भी करना जानती है? मैंने उस लड़की की ओर नजर उठाकर पूछा। अभी तक तो इसने भीख भी मांगना नहीं सीखा है। ये शब्द अनायास ही जैसे उस भिखारिन के मुंह से निकल गए। और सबसे बढ़कर अचरज की बात तो यह थी कि इन दोनों में से किसी ने मुझे बैठ जाने के लिए नहीं कहा, और जगह हो तो मान अपमान, सभ्यता असभ्यता, 50 तरह के टंटे सामने आते। पर उस झोपड़ी में उतनी देर तक धनुषाकार खड़ा रहना मुझे असह्य नहीं मालूम पड़ रहा था। क्यों? सो तो मेरे लिए आज भी पहेली ही है। सुखिया पानी लेने गई। मेरी कमर दुखने लगी। आखिर जमीन पर ही उकड़ूं बैठ गया। बिना गाढ़ परिचय के ही किसी के अंतस्तल की झांकी लेने के लिए उत्सुक हो जाना अनधिकार चेष्टा है, किंतु उस अशिष्ट व्यवहार की याद अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। माँ, ताजा पानी लाई हूँ। पानी से भरे कनफटे घड़े को जमीन पर रखती हुई बालिका ने कहा। गरम कर दूं? परंतु माता ने हाँ न हूँ कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद मैं बाहर आ गया। क्या 12 का समय हो गया? मैंने अपनी परछाई की ओर निगाह डाली, मुंह मोड़कर ताकि सुखो देख न ले। रुमाल से सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिटाए और अपना सर्वस्व रुमाल की खूंट में बंधी हुई पूंजी बालिका के हाथ में देकर निस्तेज अपराधी सा उसी गली की ओर बढ़ गया। जाने की आज्ञा मांगकर शिष्टाचार दिखाने का साहस बाकी नहीं रहा था। चुपचाप आंखें नीची करके आगे की ओर पैर बढ़ाने लगा। शायद उस भिक्षुक की स्थिति से उस तरह गंभीरता पूर्वक सर्वप्रथम मैंने ही सहानुभूति दिखलाई होगी, और उसने भी सोचा होगा कि ऐसा हमदर्द, ऐसा पर दुख कातर, ऐसा महात्मा हमारी भलाई के लिए जरूर कुछ करके जाएगा। उस गरीब को क्या पता कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें औरों के दुख सुख जानने की, खुद लाचार होते हुए भी हमदर्दी दिखलाने की बीमारी होती है। आपको भी यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर रुमाल की उस गांठ में से जिसमें मेरा सब कुछ बंधा हुआ था और जिसे मैं सुखों को सौंप आया था, उसमें से क्या निकला होगा। महारानी विक्टोरिया की छाप वाला घिसा हुआ चिकना 1 रुपया और 4 कोने वाली दुअन्नी के सिवाय और क्या निकला होगा। उसमें और था ही क्या। कई बार उन्हें उलट पलट कर, छू छू कर क्या उसने यह ना सोचा होगा कि अपने इस अद्भुत रहस्यपूर्ण जीवन के अजायब घर का फाटक खोला, और वो भी सिर्फ 1 रुपए 2 आने में। इतना ही और कुछ नहीं, बस। और मैं कर ही क्या सकता था? मेरे पास में है ही क्या। दुर्भाग्य से कपड़े पुराने होते हुए भी साफ हैं। फटी हुई धोती, मस्का हुआ कुर्ता, मटमैली टोपी और नंगे पैर, यही है मेरा हुलिया। और जेब में यदि कुछ है तो वह यही कि एक प्रतिष्ठित संपादक का धन्यवाद पत्र, 3 पैसे की नोटबुक, सादे कागज के कुछ टुकड़े और काम चलाऊ जापानी पेंसिल। इसके अलावा लेखक नागार्जुन।